हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या? जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि कोई रोग जो आपकी पहली पीढ़ी में था वो फिर दूसरी पीढ़ी में आ गया, तो वो आनुवांशिक लक्षण है। इसके अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। महत्वपूर्ण खोज एवं शब्दावली देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खोज, यानी कि आनुवंशिकी का पिता, तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जोन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर में इसका प्रयोग किया था आनुवंशिकी का। और डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो जेनेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। जोहानसन 1909 में जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। टी.एच. मॉर्गन, तो टी.एच. मॉर्गन इन्हें प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, और इन्होंने जो है लिंकेज की खोज की थी। अगला टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के कुछ नियम दिए हुए हैं। तो मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था, और जिनके 3 मुख्य नियम थे, यानी कि प्रभाविता का नियम। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। पृथक्करण का नियम, तो पृथक्करण का नियम है युग्मक बनते समय लक्षणों के कारक अलग अलग हो जाते हैं, और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। 2 या 2 से अधिक लक्षणों की जो वंशागति है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यानी कि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस यानी कि 3:1, और द्विसंकर क्रॉस में 9:3:3:1। अगला है गुणसूत्र टॉपिक। तो गुणसूत्र का जो नामकरण है वो वोल्टेयर ने 1888 में वोल्टेयर ने किया है। गुणसूत्रों पर स्थित जीन ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होते हैं। मानव में गुणसूत्र तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कुल 46 होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम समान होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी जो ऑटोसोम है वो समान होते हैं, और 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाती है। 23वीं जोड़ी क्या कहलाती है? लिंग गुणसूत्र कहलाती है, यानी कि पुरुष में XY और महिला में XX होते हैं। पुरुष में XX होते हैं और महिला में पुरुष में XY और महिला में XX। और 23वीं जो लिंग जोड़ी है वो गुणसूत्र कहलाती है। आनुवंशिक विकार, तो आनुवंशिक विकार। वर्धानता, तो वर्धानता, इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है, और यह एक्स लिंक्ड बीमारी, और इसकी वर्धानता की जो वाहक होती है वो महिलाएं होती हैं। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया रक्त का धक्का नहीं जमता, और इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं। रॉयल डिसीज किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। और हीमोफीलिया में जो है रक्त का धक्का नहीं जमता है, यानी कि अगर खून का रिसाव शुरू हो जाए तो वहाँ पे जैसे चिपचिपा सा होकर कुछ धक्का सा बन जाता है, तो वो नहीं बनता है अगर हीमोफीलिया है। सिकल सेल एनीमिया, तो हीमोग्लोबिन की कमी और आरबीसी का आकार हंसिए जैसा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी कि गुणसूत्र इसमें 47 गुणसूत्र होता है। इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से मंद होता है। इसमें जो है व्यक्ति क्या होता है? मानसिक रूप से मंद होता है। टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो महिलाओं में होता है। महिलाओं में स्त्रियां इसमें बांझ होती हैं। 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ककाइन फेल्टर सिंड्रोम, तो ये पुरुषों में होता है, और इसमें पुरुष नपुंसक होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। लिंकेज, जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर पास होते हैं और साथ साथ वंशागत होते हैं। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन है। म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन। और प्लायोट्रोपी, तो प्लायोट्रोपी जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो वो प्लायोट्रोपी कहलाता है। जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन बारबरा मैक्लिटॉक्स ने मक्के में इसकी जो है खोज की थी। इसकी खोज की थी। चलिए आगे। अगला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। और पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और इसके जनक थियोफ्रैक्टस हैं। कौन है? थियोफ्रैक्टस। और ए ईचलर ने 1883 में पादप जगत का विस्तृत वर्गीकरण किया है। किसने? ए ईचलर ने। पादप जगत के बारे में, तो पादप जगत अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद, यानी कि बीज रहित। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये अपुष्पोभिद हैं। और पुष्पोभिद, तो पुष्पोभिद दूसरी श्रेणी पुष्पोभिद है। पादप जगत 2 भागों में बटा हुआ है, अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद। तो पुष्पोभिद में नग्न बीजी और आवृत बीजी आते हैं। थैलोफाइटा देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा
यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है और इसका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता। जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, इसे थैलेस कहते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। थैलोफाइटा में क्या होता है, संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। फिर है शैवाल। तो शैवाल ये प्राय स्वयपोषी होते हैं। शैवाल इनमें पर्णहरित होता है। शैवाल में पर्णहरित होता है और ये स्वयपोषी होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो कुछ है किसकी, तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। लाभदायक शैवाल कौन से होते हैं, तो भोजन के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है तो पोरफायरा, अल्वा यानी कि समुद्री सलाद के रूप में, और सरगासम, सरगाशम, लैमिनेरिया और नोस्टॉक आयोडीन बनाने में लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। खाद के रूप में तो नोस्टॉक, एनाबीना और केल्प, ये सब शैवाल के ही प्रकार हैं। व्यापार में तो जेलिडियम एवं ग्रीसिलेरिया से प्राप्त जेली बनाने में, औषधि बनाने में तो क्लोरोलिन और कोरेला शैवाल से, और टिंचर आयोडीन से। अनुसंधान कार्यों में तो कोलेरेरा और एसेटाबुलेरिया और बेलोनिया। अंतरिक्ष अनुसंधान कोलेरा को अंतरिक्ष यान के कैबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आता है कवक। तो कवक क्या है, ये पर्णहरित रहित, संवहन उत्तक रहित और विविध पोषी होते हैं। कोशिका भित्ति किसकी, तो काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। संचित भोजन तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। भोजन में संचित ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों से होने वाले पादप रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग कवकों से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का अंगमारी रोग, गेहूं का ढीला स्मट और काला रस्ट, धान की जो भूरीपर्ण है वो भूरीपर्ण चित्ती। तो ये सब रोग जो है किससे होते हैं, ये कवक से होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, पूरे चांसेस हैं यहाँ से प्रश्न बनने के। मानव में रोग तो दमा, एथलीट फुट, दाद और खाज और गंजापन, ये कवक से होने वाले रोग हैं और यहाँ से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। मशरूम, तो यह एक कवक है मशरूम, जिसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम एक कवक है जिसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं लाइकेन। तो लाइकेन यह कवक तथा शैवाल का सहजीवी संबंध है। यह कवक तथा शैवाल का क्या है, सहजीवी संबंध है। कवक जल, खनिज और विटामिन देता है। कवक जो है वो जल, खनिज और विटामिन देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर भोजन देता है। शैवाल क्या देता है, प्रकाश संश्लेषण कर भोजन देता है। वायु प्रदूषण का संकेतक तो लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का संकेतक क्या होता है, लाइकेन होता है। लाइकेन के यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होता है। जहाँ वायु में SO2 गैस अधिक होती है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं, तो कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। कॉर्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन तो सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। सेक्सिकोल्स। आर्थिक महत्व क्या क्या है लाइकेन के, तो लिटमस पेपर यानी कि रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर जो होता है वो रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। इत्र बनाने में लोबेरिया एवर्निया और लोबेरिया, ये इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। भोजन के रूप में तो इंडोकार्पन यानी कि जापान में इसकी सब्जी बनती है, और परमेलिया यानी सालन के रूप में। औषधि उसनिक अम्ल से एंटीबायोटिक बनाई जाती है। उसनिक अम्ल से क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक। और यह एक क्या है, तो यह एक क्या है, तो लाइकेन है। और ब्रायोफाइटा, अब देख लेते हैं ब्रायोफाइटा। ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इनमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। इनमें क्या होता है, संवहन उत्तक का अभाव होता है। और स्फैग्नम, यह मोस अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोख सकता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में और ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में, एंटीसेप्टिक और ईंधन के रूप में। अब देख लेते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक थ्योफैक्टस ने किया था। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध हेलोटिज्म भी कहते हैं। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, हेलोटिज्म भी कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
तो वनस्पति विज्ञान, अब हमारे यहाँ से शुरू होता है वनस्पति विज्ञान। तो पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान। और थियोफ्रैक्टस, इसके जनक थियोफ्रैक्टस हैं। एचलर ने 1883 में पाद, सॉरी एक मिनट रिपीट हो गया है। और अब हमारा टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। जीवाणु। जीवाणु जीवाणु की जो खोज है तो एंटोनी बिनोन और ल्यूवेन हॉक ने 1683 में की थी, और इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। नामकरण जीवाणु का किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने 1829 में किया था। लुईस पास्टर ने रेबीज का टीका, लुईस पास्टर ने क्या? रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की है। रॉबर्ट कॉच, तो रॉबर्ट कॉच ने कोला तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की है। तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की है। जीवाणु के प्रकार, तो छड़ाकार यानी कि बेलनाकार या छड़ जैसा होता है। गोलाकार होते हैं, तो गोलाकार सबसे छोटा जीवाणु होता है। कोमा रूपी, तो कोमा रूपी अंग्रेजी के चिन्ह कोमा जैसा। सर्पिलाकार यानी कि स्प्रिंग जैसा। कुछ उपयोगिता देख लेते हैं। राइजोबियम, तो राइजोबियम मटर कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम क्या करता है? मटर कुल के पौधों की जड़ों में स्थिरीकरण करता है दूध से दही के लिए। लैक्टोबैसिलस और चमड़ा कमाने और चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में। एंटीबायोटिक्स स्टेप्टोमाइसिन बनाने में। हानियां क्या क्या है? तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, तपेदिक और प्लेग आदि रोग, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, तपेदिक, प्लेग आदि। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इसमें 25,000 कितनी 25,000 प्रजातियां जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। इसमें संवहन उत्तक का पूर्ण अभाव होता है। इसमें जो है संवहन उत्तक का पूर्ण अभाव होता है। इसमें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसे क्या? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ये निषेचन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। किसके? निषेचन के लिए जो है जल पर निर्भर करते हैं। इनमें वानस्पतिक जड़ें नहीं होती। ब्रायोफाइटा में वनस्पतिक जड़ें नहीं होती। जड़ों के स्थान पर मूलाभास होता है, मूलाभास। स्फैग्नम, यहाँ मोस अपने भार से 18 गुना अधिक जल सोख लेता है। इसका उपयोग पौधों को सुखाने से बचाने के लिए और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसका जो प्रयोग है वो किस में होता है? तो पौधों को सूखने से बचाने के लिए और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसे सुखाकर ईंधन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। यह समुदाय मृदा अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा क्या है? ये प्रथम संवहन उत्तक है। टेरिडोफाइटा तो ये प्रथम संवहन उत्तक युक्त स्थलीय पौधे हैं। पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। यानी कि टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं उनमें शरीर जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। इनका मुख्य पादप शरीर जो है वो विजाणुद्विज होता है। इनमें जनन विजाणु द्वारा होता है। जनन किसके द्वारा होता है? विजाणुओं द्वारा होता है। और विजाणुधानी में बनते हैं, जो विजाणुधानी में बनते हैं। ये छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो है वो छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है फर्न, मार्सिलिया और इक्विसिटम एजोला। नग्न बीजी, अगला टॉपिक है नग्न बीजी। और नग्न बीजी तो बीज नग्न होते हैं क्योंकि अंडाशय का अभाव होता है इनमें। ये पौधे बहुवर्षीय, काष्ठकीय और लंबे होते हैं। नग्न बीजी जो पौधे होते हैं वो बहुवर्षीय, काष्ठकीय और लंबे होते हैं। इनमें वायु परागण होता है। इनमें क्या होता है? वायु द्वारा परागण होता है, यानी कि वायु के द्वारा कहीं से उड़कर आकर कहीं पे बीज का गिर जाना और वहां पे पौधा जम जाना। साइकस, तो तने से स्टार्च निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस के तने से स्टार्च निकालकर, और इसे लिविंग फासिल कहते हैं। लिविंग फासिल। इसका नर युग्मक और बीजांड पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। पाइन्स क्या है? तो पाइन्स, इसके पराग कणों से सल्फर वर्षा होती है। पाइन्स के पराग कणों से क्या होती है? सल्फर वर्षा होती है। इसके बीज से चिलगोजा, जिम्नोस्पर्म का मेवा प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा यानी कि चिलगोजा प्राप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तारपीन का तेल तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। सेट्रस का तेल देवदार से प्राप्त होता है। और पेंसिल की लकड़ी, तो पेंसिल की लकड़ी जो है जूनीपर्स की लकड़ी से प्राप्त होती है।
और टैक्सोल यानी कि कैंसर की दवाई ये टैक्सस से होती है, टैक्सस से मिलती है। आवृतजीवी, तो आवृतजीवी बीज हमेशा फल के अंदर बंद होते हैं। आवृत बीजी, बीज जो है वो हमेशा फल के अंदर बंद होते हैं। एक बीजपत्री, मक्का, गेहूं, चावल, बांस, गन्ना, नारियल, खजूर, लहसुन और प्याज, ये क्या है, ये आवृत बीजी है। और एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में मूली आती है, सरसों, कपास, दलहन, आम, टमाटर, सूरजमुखी। अब कुछ प्रमुख कुल दिए हुए हैं। क्रूसीफेरी, तो क्रूसीफेरी मूली, सलजम, सरसों। और अगला कुल है, अगला है मालवेसी, तो मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनोसी, तो लेग्यूमिनेसी सभी दलहन, बबूल, गुलमोहर, अशोक, झुरमुई। कंपोजिट सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम सबसे बड़ा कुल है। रुटेशी, तो रुटेशी नींबू, संतरा और बेल, नींबू, संतरा, बेल, ये रुटेशी कुल में आते हैं। किसमें, रुटेशी कुल में। कुकुरबिटेसी, अगला है कुकुरबिटेसी, इसमें तरबूज, लौकी, कद्दू, करेला, यानी कि कुकुरबिटेसी। तरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी सब आ जाएंगे इसी में। और अगला है सोलिनेशी, अगला क्या है, सोलिनेशी, तो इसमें आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर, धतूरा और तम्बाकू आते हैं। और राजेशी, तो रोजोसी में आते हैं रोजेसी, सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। ग्रामीनिया, तो इसमें गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, बाजरा। और अब कुछ प्रमुख टॉपिक क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे बड़ा पुष्प रेफिलेसिया का पुष्प होता है। सबसे छोटा पुष्प तो वुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया और सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा वृक्ष शिकोया। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है वो शैवाल में होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम में होता है। किसमें, ट्रिलियम में। चलिए आज की क्लास को, अगला टॉपिक है हमारा पादप उत्तक। पादप उत्तक, तो देख लेते हैं पादप उत्तक का परिचय। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। पौधों के उत्तकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक विभेजोत्की उत्तक, विभेजोत्की उत्तक। इन उत्तकों की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। विभेजोत्की उत्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं। एक है शीर्षस्थ, ये जड़ और तने के शीर्ष भाग में होते हैं और इनसे पौधों की लंबाई बढ़ती है। क्या होता है, लंबाई बढ़ती है। दूसरा है पार्श्व, ये तने और जड़ की चौड़ाई में होते हैं और इनसे पौधों की क्या होती है, मोटाई बढ़ती है। और तीसरे हैं अंतर्वेशी, तो अंतर्वेशी ये तने की गांठों के पास पाए जाते हैं और घास खाने वाले जानवर जब ऊपर का हिस्सा खा लेते हैं तो यही उत्तक दोबारा बढ़ने में मदद करता है। और दूसरा प्रकार है स्थायी उत्तक। जब विभेजित के उत्तक विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो वे स्थायी रूप ले लेते हैं और इन्हें सरल उत्तक में बांटा जाता है। मृदूतक इनका काम भोजन संचय करना है। वो क्या करना है, भोजन संचय करना है। यदि क्लोरोफिल हो तो इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोनिचिया, और जलीय पौधों में इसे अरेनिचिमा कहा जाता है। स्थूल कोण यह पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं। दृढ़ उत्तक, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं और ये पौधों को कठोर बनाता है। यह पौधों को क्या करता है, कठोर बनाता है, जैसे नारियल का बाहरी रेशा। अगला है जटिल उत्तक अगला प्रकार। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं जटिल उत्तक। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। एक है जाइलम, तो जाइलम इसका जो कार्य है वो जड़ से जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना, किसका, जाइलम का कार्य है। जाइलम जैसे जल, इस तरीके से याद रखना। ये पौधों को यांत्रिक मजबूती भी देता है। वार्षिक वलय, जाइलम उत्तक के बनने से ही तने में घेरे बनते हैं जिनसे पौधों की आयु का पता चलता है। क्या करता है, पौधों की आयु का पता चलता है। डर्मेटोलॉजी कहलाता है इनका अध्ययन। और दूसरा है फ्लोएम, तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है और इसे बास्ट भी कहा जाता है। क्या, बास्ट भी कहा जाता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण।
तो प्रकाश संश्लेषण क्या देख लेते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में क्लोरोफिल, जल और CO2 की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ऑक्सीजन जो निकलती है इससे, तो वो किसके उप उत्पाद के रूप में निकलती है। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश से क्या बनता है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये इसका फॉर्मूला है प्रकाश संश्लेषण का। मुख्य तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। क्या होती है। लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। और बैंगनी रंग के प्रकाश में इसकी जो दर है प्रकाश संश्लेषण की, बैंगनी रंग में सबसे कम और लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। यह यानी कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो उपचयन और अभिचयन की प्रक्रिया होती है। जल का उपचयन होकर ऑक्सीजन बनती है और CO2 का अपचयन होकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनता है। ग्लूकोज बनता है। दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी इसमें हैं। एक तो प्रकाश अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया यह क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है और इसके लिए क्या होता है। प्रकाश अनिवार्य होता है प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए। अप्रकाशिक अभिक्रिया यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। किसमें। स्ट्रोमा में होती है और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ पादप हार्मोन के बारे में हम देख लेते हैं। नियंत्रित करने वाले रसायन है ये कुछ, यानी कि पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले कुछ रसायन, यानी कि ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स क्या होता है। ऑक्सिन्स की जो खोज है वो डार्विन ने की थी 1880 में। ऑक्सिन्स की जो खोज है वो डार्विन ने की है 1880 में। और ये पौधों के ऊपरी हिस्से में बनता है। कहाँ पे बनता है। पौधे के ऊपरी हिस्से में बनता है। और इसका कार्य क्या होता है। तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। ऑक्सिन्स क्या करता है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, खरपतवार को नष्ट करना और फलों को गिरने से बचाना इसका कार्य है। जिब्रेलिन कुरोशावा इसकी जो खोज है वो कुरोशावा ने की है और कार्य तो बोने पौधों को लंबा करना, फूल बनाने में मदद करना और बीजों की सुप्त अवस्था को तोड़ना। बीजों की किसी सुप्त अवस्था को तोड़ना। साइटोकाइनिन की जो खोज है वो मिलर ने की है 1955 में। इसका कार्य होता है साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन में मदद करना और यह RNA और प्रोटीन में बनने में सहायक है। RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है क्या। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। एबिसिसिक एसिड, तो एबिसिसिक एसिड यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। एबिसिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है और यह बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है और पत्तियों के विलग्न में मुख्य भूमिका, यानी कि झड़ने में मुख्य भूमिका जो है वो निभाता है। एक एथिलीन आता है। यह गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है कि जो गैसीय रूप में पाया जाता है वो है एथिलीन। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में मदद करता है। ये कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन या एसिटीन का उपयोग होता है। किसका। एथिलीन और एसिटीन का उपयोग होता है। फ्लोरीजेंस, तो फ्लोरीजेंस क्या है। तो फ्लोरीजेंस यह फूल खिलने वाला हार्मोन भी इसको कहा जाता है। फूल खिलने वाला हार्मोन भी जो है इसको कहा जाता है। यह पत्तियों में बनता है लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। यह पत्तियों में बनता है लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। कौन सा। फ्लोरीजेंस। ट्राउमेटिन, तो ट्राउमेटिन क्या करता है। यह पौधों के जख्मों और घावों को भरने में मदद करने वाला हार्मोन है ट्राउमेटिन। अगला टॉपिक है हमारा पादप रोग। तो इसे हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन के लिए है और कंप्लीट लूसेंट पढ़ाई जा रही है, तो इसमें कुछ समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, फैक्ट ही ज़्यादा है। तो विषाणु जनित रोग, पादप रोग में हम देख लेते हैं विषाणु जनित रोग। तो तंबाकू का मोजेक रोग जो है ये एक विषाणु जनित रोग है और इसका जो कारक होता है तो वो क्या होता है। टोबैको मोइसिस वायरस। इसमें पत्तियों का सिकुड़ना और छोटा होना, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है। पोटैटो का मोजेक रोग, तो मोजेक रोग जो होता है पोटैटो का, इसका कारण पोटैटो वायरस एक्स कारक होता है। पत्तियों में चितकबरापन और बोनापन आ जाता है। बंकी टाप ऑफ बनाना, तो बंकी टाप ऑफ बनाना वायरस 1 इसका कारक है। पौधे बोने रह जाते हैं। इससे क्या होता है। पौधे बोने रह जाते हैं और पत्तियां एक जगह गुच्छे जैसी जमा हो जाती हैं। अब जीवाणु जनित रोगों को देख लेते हैं। जीवाणु जनित रोग, आलू का सैथिल रोग, ये एक जीवाणु जनित रोग है, आलू का सैथिल रोग। और इसे रिंग रोग भी कहा जाता है। जाइलम पर प्रभाव पड़ता है, इसका जाइलम पर प्रभाव पड़ता है जिससे जल का संवहन रुक जाता है आलू के सैथिल रोग में। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, तो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, कपास के पौधों पर भूरे काले धब्बे बन जाते हैं। क्या होते हैं। कपास के पौधे पर भूरे काले धब्बे बन जाते हैं। धान का अंगमारी रोग, तो धान का अंगमारी रोग जो है वो पत्तियों के किनारों पर पीले हरे धब्बे दिखाई देते हैं। धान का अंगमारी रोग, तो इससे पत्तियों के किनारों पर पीले हरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। साइट्रस कैंकर, तो साइट्रस कैंकर है नींबू की पत्तियों और टहनियों पर छोटे छोटे भूरे घाव जैसे धब्बे बन जाना। अब देखते हैं कवक जनित रोग। तो कुछ कवक जनित रोग हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है वो तने में लाल रंग की धारियां पड़ जाती हैं इससे।
गन्ने का लाल सड़न रोग, तो इसमें तने में लाल रंग की धारियां पड़ जाती हैं। मूंगफली का टिक्का रोग, जो कि पत्तियों पर गोल काले धब्बे बन जाते हैं। गेहूं का ढीला इसमट, तो ये क्या है, ये बालियों में काला पाउडर भर जाना। गेहूं का किट्टू रोग, पत्तियों पर नारंगी भूरे धब्बे बन जाना। बाजरे का इरगोट रोग, बालियों से चिपचिपा पदार्थ निकलना। धान का ब्लास्ट रोग, तो ये पत्तियों पर नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं। इसमें पत्तियों पर क्या होते हैं, नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं। तो कुछ तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में है, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। आम और बैंगन में लिटिल लीफ यानी कि जस्ता की कमी से होता है। आम और बैंगन में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक तांबा की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ तांबे की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। किसकी, जस्ता की कमी से होता है। और ये यहाँ पे लिख भी रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धान में खैरा रोग बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। फूल गोभी में विपटेल, तो ये मोलिब्लेडम की कमी से होता है। मोलिब्लेडम ब्लेडम की कमी से होता है। संघ कॉर्डेटा, तो संघ कॉर्डेटा, इस संघ में वे जंतु रखे गए हैं जिन्हें जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य पाया जाता है। नोटोकॉर्ड अवश्य पाया जाता है। प्रमुख वर्ग, तो प्रमुख वर्ग मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग श्वसन, ये केवल गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं, गिल्स द्वारा। इनका जो हृदय होता है द्विकक्षीय होता है और इनमें केवल अशुद्ध रक्त पंप होता है, अशुद्ध रक्त पंप होता है। और ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। मत्स्य वर्ग जो है वो असमतापी होते हैं। सार्क, सार्क, इनमें कोई वास्तविक हड्डी नहीं होती। सार्क पूरा कंकाल सार्क का जो है वो उपास्थि का बना होता है और इसे डॉग फिश भी कहते हैं। कौन सी फिश, डॉग फिश। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि समुद्री घोड़ा क्या है, तो एक मछली है, जबकि तारा मछली एक मछली नहीं है। तारा मछली जो है वो एक मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा एक मछली है। अब आता है उभयचर वर्ग। तो उभयचर वर्ग की जो प्रकृति होती है, जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं उभयचर वर्ग वाले। इनका हृदय तीन कक्षीय होता है। दो आलिंद और एक निलय होता है। ये फेफड़ों, त्वचा और गिल्स तीनों से सांस ले सकते हैं। ये फेफड़ों, त्वचा और गिल्स तीनों से सांस ले सकते हैं। मेंढक की त्वचा श्वसन में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी कि मेंढक की जो त्वचा है वो श्वसन में मुख्य भूमिका निभाती है। और इनके लार्वा को टेडपोल क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। अगला वर्ग है सरीसृप वर्ग। तो सरीसृप वर्ग ये रेंग कर चलने वाले और असमतापी जीव हैं। क्या, रेंग कर चलने वाले और असमतापी जीव हैं। इनका जो हृदय होता है वो तीन कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षीय होता है। ये इसका अपवाद है। सरीसृप में मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो चार कक्षीय होता है, लेकिन बाकी सभी सरीसृप का जो हृदय होता है वो तीन कक्षीय होता है। विषैले सांप यानी कि कोबरा दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। कौन सा, कोबरा। चिपकली, हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली चिपकली होती है, हेलोडर्मा, हेलोडर्मा। पक्षी वर्ग, अब आता है पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, यानी कि ये नियततापी होते हैं। ये वार्म ब्लडेड जीव होते हैं। शरीर का तापमान स्थिर रहता है पक्षियों के। ये नियततापी होते हैं, इनका तापमान बदलता नहीं है। इनका हृदय जो है वो पूर्णतः चार कक्षीय होता है। तो पक्षियों का हृदय जो है वो चार कक्षीय होता है। कंकाल, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी होती है। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और उनमें क्या होती है, हवा भरी होती है, जिसे वातित हड्डियां, क्या, वातित हड्डियां कहते हैं। श्वसन, तो मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है और वायु कोष फेफड़ों से जुड़े रहते हैं। वायु कोष जो है वो फेफड़ों से जुड़े रहते हैं। और इनके अगले पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। किसमें, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं अगले पैर। जबड़े दांत रहित चोंच में बदल जाते हैं। उनके जो जबड़े होते हैं वो दांत रहित चोंच में बदल जाते हैं। उत्सर्जन, यानी कि इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है ताकि शरीर का वजन कम रहे और उड़ने में आसानी हो, यानी कि इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि शतुरमुर्ग। तो शतुरमुर्ग यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और यह उड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और ये उड़ नहीं सकता। इसका जो अंडा होता है, इसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग के अंडे की। हमिंग बर्ड यह सबसे छोटा पक्षी है और ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। हमिंग बर्ड जो है ये उल्टा, यानी कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। कीवी, तो कीवी यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और उड़ नहीं सकता। पेंगुइन यह अंटार्कटिका में पाया जाने वाला न उड़ सकने वाला समुद्री पक्षी है पेंगुइन। तो पेंगुइन भी क्या है, अंटार्कटिका में पाया जाने वाला न उड़ सकने वाला पक्षी है। आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स, तो यह सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है, पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है।
हमारा टॉपिक है स्तनधारी वर्ग। तो स्तनधारी वर्ग यानी कि जंतु जगत का सबसे विकसित वर्ग है और इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं और ये समतापी क्या होते हैं? समतापी वार्म ब्लडेड होते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इन्हें 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कितने? 3 उपवर्गों में। प्रोटोथीरिया पहला वर्ग है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में वो आते हैं जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। ये स्तनधारी सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं। स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं लेकिन चुचुक नहीं होते। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। इनमें बाह्य कर्ण का क्या होता है? अभाव होता है। इनमें बाह्य कर्ण का अभाव होता है। ये स्तनधारी होने के बावजूद अंडे देते हैं, जैसे एकिडना और प्लेटिपस। प्लेटिपस और एकिडना इसके क्या है? एग्जाम्पल है और ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा वर्ग है मेटाथीरिया। तो मेटाथीरिया ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी हैं। ये न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इनके बच्चों के विकास के लिए शरीर के बाहर इनमें मार्सुपियल क्या होती है? थैली लगी होती है और इनमें प्लेसेंटा कम विकसित होता है। जैसे बच्चा होने के बाद इनकी थैली में रहकर पूर्ण विकसित होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू मेटाथीरिया वर्ग में आता है। यूथीरिया अगला वर्ग है यूथीरिया। पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी। ये सबसे विकसित स्तनधारी होते हैं। पूर्ण विकसित प्लेसेंटा इनमें पाया जाता है। ये भ्रूण के गर्भाशय में पोषण देता है। स्तन ग्रंथियां होती हैं और ये सीधे तौर पर पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, हाथी, चमगादड़, नीली व्हेल और छछूंदर इत्यादि।